नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज बात आँखों की। हमारे साथ डॉक्टर जे.एस. तितियाल हैं, जो एम्स से अभी हाल फिलहाल में ही आरपी सेंटर के चीफ होकर रिटायर हुए हैं। वो भी एक भावुक क्षण था सर, एक लंबा वक्त एम्स में आपने गुजारा। आँखों को लेकर एक लंबा काम है सर आपका, और एम्स की आवाज़ अपने आप में आवाज़ ही होती है क्योंकि रिसर्च बेस्ड चीज़ें होती हैं। पहले बात करते हैं बच्चों की आँखों को लेकर सर। क्या पेरेंट्स को आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे जिस तरह के केसेस बच्चों की आँखों को लेकर आ रहे हैं? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया ये। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो उससे बड़े सारी बीमारियां हो जाती हैं जिसे हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कहते हैं। और आजकल जो है बच्चों में ये होने लगा है, जो पहले हम खाली एडल्ट्स में कहते थे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो यंगेस्ट जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आजकल जो हम कहते हैं मायोपिया है, जो बच्चों में जो है बहुत अर्ली एज में बच्चों को चश्मा लग जाता है, और वो चश्मा नंबर बढ़ते चला जाता है क्योंकि आपके एक्टिविटी बच्चों की ऐसी हो गई है, इंडोर हो गई है, आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। और सारे जो डिजिटल मीडिया है आपका, जो है आईपैड है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स है, इनफैक्ट जो एजुकेशन है वो भी डिजिटल हो गया है। तो इससे आँखों में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाने के लिए। और जो है एजेंसी जो रेगुलेशन बनाती है, उनका भी बहुत बड़ा दायित्व है इसमें कि कैसे इस चीज़ को रोका जाए। तो सबसे पहला तो ये है कि आप अपने बच्चों को जो है जितना हो सके इस डिजिटल मीडिया से थोड़ा कम रखें। ज़रूरी तो है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलेटेड काम करना चाहिए हमें जितनी आपकी ज़रूरत है। और दूसरा, बच्चे जो स्कूल गोइंग एज है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर तेज़ी से बढ़ता है, आउटडोर एक्टिविटी हर दिन एटलीस्ट 1 घंटे का होना चाहिए। मतलब घर से बाहर जा कर के ओपन स्पेस में खेलें या बैठ जाए, एटलीस्ट बाहर होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक होना ज़रूरी है लाइफ में इस डिजिटल मीडिया से। दूसरा जो है, स्कूल में भी ऐसा रेगुलेशन आएगा, आना भी चाहिए कि हर स्कूल में दिन में 1 घंटा ऑफ होना चाहिए जो क्लासरूम से बाहर हो। ये नहीं कि आपने ऑफ़ कर दिया, बच्चे क्लासरूम में ही बैठे हैं। तो ऑफ ऐसा होना चाहिए, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए फैसिलिटी देनी चाहिए। तीसरा जो है, आँखों का रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है, स्पेशली उन पेरेंट्स का जो खुद पहले से चश्मा लगा रहे हो या जिन्होंने अपने चश्मे उतारने का ऑपरेशन करा रखा हो या जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो। यदि पेरेंट्स दोनों को चश्मा लगा हो तो बच्चों में जो है मायोपिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों को जो है राइट फ्रॉम द बर्थ, जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को ले जाते हैं, ये भी सोचिए कि एक बार आँख का चेकअप भी जरूर करा लें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। और यदि बच्चे को चश्मा लग गया है तो ये देखना ज़रूरी है कि चश्मा का नंबर सही हो, एक्यूरेट हो, और बच्चा सही ढंग से लगाए कि उसका जो आँखों का लेंस का जो सेंटर होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो आँखों के बच्चे के आँखों के सेंटर पॉइंट से मैच करना चाहिए। नहीं तो चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है, और डिस्टेंस जितना आगे पीछे करो उससे भी नंबर चेंज हो जाता है। तो एक प्रॉपर फ्रेम जो आपके नेजल ब्रिज में या उसके फेस में फिट रहता हो, जब बच्चा खेलता हो तो वो लूज ना हो, गिर ना जाए, और प्रॉपर पहन के रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी रखना है बच्चों के लिए कि ध्यान रखें कि बच्चे जो है अंधेरे में पढ़ाई नहीं करें या अंधेरे में मोबाइल फ़ोन ना देखें, क्योंकि जो आँख में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है उस टाइम में। और लेट के कभी भी जो है मोबाइल फ़ोन नहीं देखना चाहिए या एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आप किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, या फिर आप लैपटॉप भी देख रहे हैं, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में एक जो है अराउंड 60 से 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जाके पढ़ाई करें, जिससे आपको स्ट्रेन कम पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कम पड़ेगा आंखों में, और रेडिएशन भी कम पड़ेगा। और जहाँ तक जो है बड़े चीज़ें देखनी, जैसे मूवी देखनी है या कोई और चीज़ देखनी, तो यदि आपके पास टेलीविज़न है या लार्जर स्क्रीन मीडिया है तो ज़्यादा बेटर है कि उसका डिस्टेंस करीब करीब 1 या 2 मीटर होता है, तो उसमें आंखों में स्ट्रेन कम पड़ता है। और खाने पीने के लिए भी थोड़ी सी जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे को जो है इनफ जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क और एक बैलेंस डाइट देंगे तो अच्छा रहेगा। तो डाइट हो गया, बच्चे का हेल्थ इम्प्रूव करना है, और उसका जो सराउंडिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूम है उसका स्टडी रूम है, थोड़ा सा लाइटेड होना चाहिए, इफ पॉसिबल तो उसकी जो खिड़कियां हैं उससे बाहर जो है नेचुरल व्यू होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं 20-20 रूल, वो जो है मायोपिया कंट्रोल करने के लिए या ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी एक। पेरेंट्स को अगर ये भी पता है सर 20-20-20 क्या रूल है सर? इनफैक्ट ये 20-20-20 4 बार भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 20 मिनट जब आप काम करते हैं, स्पेशली जब आप लैपटॉप में काम करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेना ज़रूरी है,
क्योंकि कोई भी चीज़ चलती है, यदि साइकिल पूरी चलते रहे तो आंखों में दुविधा बढ़ती चले जाए। तो साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है एक्टिविटी की। 20 मिनट्स काम कीजिए, 20 मिनट्स के बाद जो है 20 सेकंड के लिए आप दूर देखिए, 20 सेकंड के लिए ब्लिंक करिए और 20 सेकंड के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करिए। आप वॉक कर सकते हैं कमरे में, या फिर आप अपने गर्दे को आगे पीछे या दाएं बाएं कर सकते हैं। और 20 सेकंड के लिए आप पाम को जो है अपने आँखों के ऊपर थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आँखों में इफ़ेक्ट हो जाए, तो ये ब्रेक हो जाता है और आपकी डिस्टेंस की विजन इंप्रूव हो जाती है। अब हर जगह तो हरियाली दिखेगी नहीं, लेकिन इवन खिड़की से बाहर देखोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। मतलब ये 5-20 हो गया एक तरीके से सर, वो ज़्यादा अच्छा हो गया। मतलब अभी तक पुराने वक्त में जो बात हो रही थी सर आपसे, या जो आर्टिकल भी पढ़ते थे पहले, 20-20-20 हम कहते थे, अब 20-20-20-20-20। मैं इसलिए कह रहा हूँ परिमल जी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो झुक के पढ़ रहे होते हैं, आपके पास लैपटॉप होता है, आपकी गर्दन में स्ट्रेस पड़ रहा होता है, और ज़्यादातर जो हेडेक होता है या गर्दन में दर्द होना वो जो है इसी कारण से होता है कि आपको जो है गर्दन में दिक्कत, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप वाले जो ऑफिस गोयर्स हैं वो हमेशा ऐसे ही बढ़ के पढ़, तो उसको भी ब्रेक देना ज़रूरी है। मतलब ये बच्चों के लिए भी, बच्चों के माता पिता के लिए, सबके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है जितने भी आपको ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप सब के सब जो है पीसी में काम करते हैं, तो हमेशा ऐसे काम कर रहे हो तो गर्दन में स्ट्रेस पड़ जाता है, आप गर्दन भी नहीं हिलाते हो, तो थोड़ा सा गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं करके और जो है आंखों का जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर देंगे तो उससे भी बहुत फायदा है। यस, पाम नहीं, ये जो आपके ऐसे करते हैं। हाँ, यदि जाड़ों का मौसम तो थोड़ी बार ऐसे कर लें, थोड़ा हीट हो जाता है उसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद रहती है। लेकिन जिन लोगों को ड्राइनेस रहती है, जिनको बार बार आँखों में जो है खुजली हो रही हो या रेडनेस आ रहा हो, पेन हो रहा हो, तो ऐसे में जो है घर बैठे इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टरों की एडवाइस लेनी चाहिए। हो सकता है आपका नंबर सही नहीं हो या आपको ड्राइनेस हो रहा हो, तो उसका इलाज करेंगे तो आपकी दुविधा कम हो जाएगी। सर एक चीज़ और, ख़ासतौर पे बच्चों को लेकर करके है, डाइट क्या क्या होना चाहिए, अगर एक एक करके आप बताएं कि थाली में इतनी बार ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक तो है कि आप आनुवांशिक तौर पे आपके पास आ गया, लेकिन फिर भी अगर आइज़ हेल्दी रखें, आँखों के हेल्दी रखने के लिए खान पान क्या सर, अगर विस्तार से देखो, इनफैक्ट कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आँखों के लिए खान पीन में कोई चेंज करना पड़े, ये सिस्टम अपने बॉडी के लिए है। यदि आपकी जो है शरीर जो हेल्दी रहती है तो आंखें भी हेल्दी हो जाती है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमेशा एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें एक जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, वो सब होना चाहिए उसमें। तो ऐसा नहीं है कि केवल फैट ही फैट चल रहा हो, और जितने भी आपके जो आजकल जो है फास्ट फूड है उसका हम रखें तो अच्छा है, कि उसमें जो है बच्चे की जो फ़ैट की मात्रा बढ़ जाती है और अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है उसमें, तो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जहाँ तक हो सके फ्राइड चीज़ें कम खाएं, और बच्चे में एक ऐसी आदत डालें कि एक एटलीस्ट सुबह जो है एक गिलास या एक बड़ा कप जो है दूध ज़रूर लें, कि दूध में कैल्शियम होता है, विटामिन्स होता है, बड़े फ़ायदेमंद होता है, दूध लेना काफ़ी फ़ायदेमंद है। यदि बच्चा दूध नहीं लेता है तो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं उसको। और यदि आप कैपेसिटी है तो आप जो है हमेशा जो है कुछ फ्रूट्स खाइए, दिन में एक बार तो ज़रूर खाना चाहिए, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी चेंज हो जाता है और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिल जाते हैं आपको। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक एग खा सकते हैं जो प्रोटीन की मात्रा आपको पूरी कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। जैसे बच्चा स्कूल जाना एज होता है तो बच्चा रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। जब बच्चा 10 से 13 साल क्रॉस करता है, जब प्यूबर्टी आती है, तब भी रैपिड ग्रोथ होता है। उस टाइम में प्रॉपर प्रोटीन का न्यूट्रिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं कि बच्चों को जो है कभी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आप बच्चा एक्टिविटी करता है तो इनफ एक वाटर कंजम्पशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिनिमम हाफ से 1 लीटर पानी जो है बच्चों को पीना चाहिए, अलॉन्ग विद द नॉर्मल बैलेंस डाइट। सर क्या सिर्फ डिजिटल और आनुवांशिक तौर पे ही आंखें मायोपिया की शिकायत आ रही है, वजह कुछ और भी है जिसको कंसीडर करना जरूरी है? पहले हम ये समझते थे कि जो मायोपिया होता है वो ज़्यादातर आनुवंशिक होता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को दोनों को मायोपिया रहा तो बच्चों को मायोपिया होना काफ़ी परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है इसमें। तो जब हम देख रहे हैं जो रैपिड शिफ्ट हो रहा है बच्चों में मायोपिया होना स्कूल गोइंग एज में, ये जो है डिजिटल मीडिया और जो प्रेशर है रीडिंग का, उसका भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा मैंने जो बताया कि आपकी जो आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो मुझे याद है कि पहले हमारे पेरेंट्स कहते थे बच्चे कहाँ खेल लो, घर आ जाओ। अब बच्चों को पुश करना पड़ता है, बच्चा प्लीज़ बाहर जाके खेल लो।
तो ये समस्या हमारे पास आ गई, क्योंकि बच्चा बाहर भी जाता है मोबाइल फ़ोन में ही बैठा होता है। तो मोबाइल फ़ोन को भी ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे। जैसे हम कहते हैं कि यदि आप ऑफिस में आपको कंपलसरी नहीं है पीसी यूज़ करना, तो आपको दिन में करीब 2 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए मैक्सिमम इन अ ब्रेकिंग टाइम्स, ओल्ड एज में भी। किसी भी एज में जो है। यदि आपको जो है काम ही मोबाइल फ़ोन या डिजिटल मीडिया में है, तो हर 2 घंटे में जो है आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरा आइडिया ये है कि उस जो चेंज एक्टिविटी हो रही है उसमें आपको ब्रेक देना है। ये हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सुनने के लिए, देखने के लिए, खाने के लिए, बॉडी को एक रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को एक तो हमने समझाने वाली बात कर ली सर, डराने वाली बात इसलिए कि वो समझें कि सिर्फ चश्मा लगना नहीं है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं सर, आप चेकअप नहीं करवाते हैं, आप समय पे चश्मा का नंबर ठीक नहीं लगाया, आपने चश्मा लगवाया नहीं, कितना घातक हो सकता है आने वाले वक्त में, ये बताना भी ज़रूरी है। हाँ, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि एक स्टिग्मा है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, लोग क्या कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे विचार से जो है बच्चे को नुकसान हो सकता है। यदि सही टाइम में सही करेक्शन हो जाए तो जो प्रोग्रेशन होता है मायोपिया का, नंबर की जो बढ़ोतरी होती है उसमें रुकावट हो सकती है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि जो जिस बच्चे में दृष्टि दोष होता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देना उसको, तो साथ में धीरे धीरे आंखों में बैंगापन आ सकता है, स्क्विंट आ सकता है जिसे हम कहते हैं, और साथ में बच्चा जो है क्लास में धीरे धीरे पीछे होता चला जाएगा, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, आपको जो है उसके क्लास टीचर कंप्लेन करने शुरू कर देंगे, मार्क्स कम आने लगेंगे, बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बच्चे को हो जाता है। तो आजकल तो चश्मा लगाना, जो हम कहते हैं कि जो भी होशियार बच्चा होता है वो चश्मा लगाता है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है। तो इनफैक्ट आजकल चश्मे में भी बड़े सारे चेंजेस आएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लू फिल्टर ग्लासेस आजकल जो है बड़ा कॉमन है, क्योंकि ब्लू फिल्टर से भी जो है आपको जो रेटिनल डैमेज कम हो जाता है, जिससे कि मायोपिया प्रोग्रेशन कम हो जाती है। साथ में ऐसे ग्लासेस आ रहे हैं जिससे कि जो सेंट्रल रेज ऑफ लाइट है वो तो फोकस हो जाते हैं ग्लासेस से, जो पेरिफेरल रेज ऑफ फोकस नहीं होते हैं, उस कारण से आँख में प्रेशर पड़ना होता है। तो पेरिफेरल डी फोकस ग्लासेस आने शुरू हो गए हैं। तो बड़े सारे नए नए ग्लासेस आ रहे हैं जिससे कि आपके नंबर की जो है प्रोग्रेशन कम हो जाए या रुकावट हो जाए। यदि आपके बच्चे में नंबर बार बार बढ़ते जा रहे हैं तो हम दवाइयाँ भी देते हैं उसमें, जिसे हम कहते हैं लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स। उसको डालने से भी जो है बच्चे का चश्मा नंबर रुक सकता है, कभी कभी धीरे कम भी हो सकता है, लेकिन ये जो है कॉन्स्टेंटली काफ़ी लंबे समय तक डालना पड़ता है, जब तक बच्चा जो है कंप्लीट प्यूबर्टी के आगे न चला जाए, जब प्रोग्रेशन कम हो जाता है। तो इसमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट के साथ में जैसे मैं कह रहा था आपके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है, जिसके कारण से जो है आपके बच्चे की नंबर स्टेबल हो सकती है। और फ्यूचर में जब बच्चा 18 या 20 साल का हो जाता है तो तब बड़े सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें नंबर हटाने की चीज़ें ऑपरेशन कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं। अगर किसी को शुरुआत में चश्मा लगा हो तो चश्मा लगाना शुरू में दिक्कत भी आती है, पेरेंट्स को कितनी कोशिश करनी चाहिए, कब कब लगाएं ताकि वो आदत में शामिल हो पाए अगर शुरू में किसी को चश्मा लगा है? देखो, यदि बच्चे को मायोपिया है तो इसका मतलब यह कि दूर का चीज़ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेचुरली बच्चा खुद ही एक्सेप्ट करेगा पहनने के लिए। क्योंकि जब भी उसको टीवी देखना हो या क्लासरूम में देखना है या कोई मूवी थिएटर में जाके देखता है तो उसको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। जो बच्चा खुद ही डिमांड करेगा मुझे चश्मा चाहिए। और जिन लोगों को मायोपिया होता है पास में पढ़ने के लिए चश्मा नहीं चाहिए होता है, पास का उनको दिख ही रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पास का पढ़ रहे हो तब भी आँख में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा होता है बच्चों को। तो हम ये कहते हैं जिन लोगों को मायोपिया का चश्मा लग जाता है या जो भी चश्मा लगा हो कॉन्स्टेंटली लगाना चाहिए, स्पेशली आपको जो है पास में काम करने के लिए, पढ़ते समय या कोई और एक्टिविटी करते समय। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके चश्मा पहन के ही रहना चाहिए बच्चे को, जिससे कि आँखों में स्ट्रेन कम पड़े। और स्पेशली जब आप जो है फाइन काम कर रहे हैं, आपको हो सकता है बिना चश्मे के भी दिख रहा हो, उसके बावजूद चश्मा लगाना चाहिए जिससे कि आँख को रेस्ट मिले। और इसको लेकर अगर ये कहें सर कि चश्मा अगर वो लगा रहा है लगातार, तो फॉलोअप जो है वो 3 महीने 4 महीने पे जाके करवा लेना चाहिए सेफर साइड? सेफर साइड तो ये है कि 6 महीने में या 1 साल में कराना चाहिए, लेकिन उसके भी बड़े सारे वो हैं इंडिकेशंस है कब आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास दोबारा जाना चाहिए। यदि आपका पहली बार चश्मा लग गया उसका और उसके बावजूद बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बच्चा या टीचर या पेरेंट खुद बता सकते हैं कि नंबर में कुछ चेंज आया कि नहीं आया। जो चीज़ पहले आपको साफ दिखाई दे रही थी अब धुंधला दिखाई देने लगा, वो इंडिकेशन है आपका नंबर चेंज हो गया।
या फिर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि चश्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका वो हो सकता है कि नंबर आपको चेंज हो गया हो। यदि नंबर आपका सही हो, आपको साफ दिखाई दे रहा हो, तो 1 साल में रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अदरवाइज जब भी आपको लगता है कि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है या दिक्कत आ रही है, तो इमीडिएटली आपको रीचेक कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि चश्मे का नंबर चेंज हुआ हो सकता है कोई और कारण हो गया हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं कि केवल चश्मा का नंबर ही चेंज हो, और चीज़ें भी हो सकती है। इसलिए रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है, स्पेशली जिन लोगों का नंबर -5 के ऊपर हो, तो उनको तो रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट है, नंबर टेस्ट ज़रूर कराइए, साथ में पीछे का रेटिना का चेकअप भी ज़रूरी है इसमें, क्योंकि रेटिना वीक हो सकता है इसमें इन बच्चों में, तो उसका भी इलाज ज़रूरी है। लक्षण क्या होता है सर? शुरुआती दौर में कितने कम उम्र में आपने देखा है कि बच्चे इस तरह की शिकायत के साथ आए हैं, जब हो सकता है कि कहने की स्थिति में नहीं हो पेरेंट्स को कि चश्मा मुझे दिलवा दो? तो आपने कितनी उम्र से देखा है कि चश्मा लगना शुरू हुआ है, और सिम्टम क्या होते हैं जिसके आधार पे पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए? देखो, नॉर्मली तो आप देखेंगे जब बच्चा चलने लगता है, जब बच्चा तब जाके आपको लगता है कि बच्चे की जो है विज़न कैसी है। ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आप देख रहे हैं हम सब बैठ करके 2 मीटर से टीवी देख रहे हैं आराम से, बच्चा बहुत पास जाके देख रहा है, इसका मतलब है कि उसको दृष्टि दोष है, या फिर बच्चा चीज़ें अवॉइड कर रहा है। जैसे आपने पेपर दिया उसको, पूछ रहे कौन सा पिक्चर है, बता नहीं रहा है, इसका मतलब उसको ठीक से नहीं दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि बच्चे की नज़र कम हो सकती है। दूसरा, आंखों में बहंगापन आना, स्क्विंट आना, वो भी एक कारण हो सकता है कि इसकी चश्मे का नंबर शुरू से रहा हो जो ठीक से उस समय ठीक नहीं किया है। और कुछ बच्चे होते हैं पैदाइश से उनको जो है जेनेटिकली कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो पता चल जाते हैं, जिसमें जो है चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ होना, कोई भी बच्चा जिसको 32 हफ्ते या 34 हफ्ते के पहले पैदा हो गया हो, उनमें मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो भी प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ है उसका तो आँख का चेकअप कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद जब भी अब वैक्सीनेशन जाएगा वो कराना चाहिए, और हर 6 महीने 1 साल में चेकअप होना चाहिए, अनलेस कि डॉक्टर कहते हैं इसे आँख ठीक है। तो एक वो है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स को जो है चश्मा लगा हो तो उनको भी कंपलसरी जो है बच्चे की आँख चेक करानी चाहिए शुरू से कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है तो उसकी आँख पूरी से बनी नहीं होती है, उसका डायमेंशन पूरा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ दृष्टि दोष होता है। जब बच्चा करीब करीब 3 साल क्रॉस कर जाता है तब जाके 96-98% ग्रोथ पूरा हो जाता है। जब बच्चा 5 साल का हो रहा तो 100% ग्रोथ पूरी हो जाती है। तो 5 साल तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा दृष्टि दोष रहेगा। इसलिए हम कहते हैं उस एज में बच्चे की जो एक्टिविटी पास की है वो कम करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन, डिजिटल मीडिया, ये शुरुआती देर में वो बड़ा सबसे डेट्रीमेंटल है हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, बच्चा पैदा होते ही बच्चे हाथ में मोबाइल पेरेंट थमा देता है कि बच्चा मोबाइल देख करके चुप हो जाता है। वो जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस कारण से बच्चों को जो है, आज 1 साल का बच्चा को पता है कि मोबाइल कैसे ऑपरेट करना है, हमें तो पता नहीं था कैसे चलाते हैं। अब ये सिचुएशन आ गई, बच्चे को 1-2 साल वाले बच्चे को दे नो हाउ टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। उस वक्त आँख पूरा डेवलप नहीं होता है शुरुआती दौर में, वो दिख तो रहा होता है उसका। हाँ, अब बताओ उसमें आँख का ग्रोथ भी चल रहा है और आप प्रेशर भी डाल लो तो नेचुरली मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट 1-2 कंट्रीज है जहाँ पर एक लॉ हो गया है कि 3 साल से कम के बच्चे को मोबाइल फ़ोन देना एक कानूनी जुर्म माना जाएगा। जिस तरह से ऐसे नॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक जो है पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं। वो पेरेंट्स अपने वो कहते हैं मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मोबाइल फ़ोन दे दो उसको, या कोई आईपैड दे दो खेलने के लिए। तो उसमें म्यूजिक भी है, उसमें पिक्चर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है ना, बच्चा उसमें ध्यान उसमें चला जाता है। जबकि उसको खिलौने देने चाहिए जो कि उसमें जो है जो ऐसे खिलौने जो एक दूसरे से जोड़ के बनाते हैं, तो उसमें एक तरह से क्रिएटिविटी होती है, इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें दोनों आँख यूज होता है, बाइनोकुलर फंक्शन इंप्रूव होता है, स्टीरियोप्सिस इंप्रूव होता है। ऐसी चीज़ें देनी चाहिए आपको। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मायोपिया बढ़ रहा है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना, जापान, कोरिया, वहाँ तो इसकी परसेंटेज 50 to 60% है। और WHO ने कहा है कि 2050 तक हो सकता है 90% लोगों को मायोपिया हो जाए। तो वहाँ की सरकार तो बहुत ही रेगुलेशंस लेके आए हैं, कैसे कितने घंटे यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है। वो मेरे ख्याल से इंडिया में भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है 2010 में जो स्टडी हुई थी RP सेंटर की, उसमें मायोपिया जो है हार्डली 7% था रूरल एरिया में, अराउंड 10% था जो है अर्बन एरिया में। अब वो 17 से 20% है 2018 के स्टडीज़ में। दोनों में मतलब डिफरेंस इतना हो गया। अच्छा, अब 2025 हो गया तो और भी बढ़ गया होगा ये।
तो एक मेजर इशू है जिसमें जितने भी आई सेंटर्स है या डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर सबने एक मायोपिया क्लिनिक खोल दिया है, जिसमें इन बच्चों को अलग से जो है उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका ट्रीटमेंट और फॉलोअप हो सके पेरेंट्स के साथ। जैसे मैंने कहा था कि जो है वहाँ पर हम उनको बताते हैं कि आंखों की क्या कंडीशन है, पूरा चेकअप हो जाता है और इफ़ पॉसिबल एक जो है जो नए ग्लासेस है वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको, और साथ में एट्रोपिन ड्रॉप भी दे सकते हैं जिससे नंबर कंट्रोल हो जाए, और एक आँख की पूरी बायोमेट्री लेके रखते हैं, आँख का शेप, आँख का लेंथ, आँख का एरर कितना है, वो एक रिकॉर्ड आ जाता है जिससे हम 6 महीने में देखेंगे तो पता चल जाता है क्या हो रहा है उसमें। तो एक कंपलसरी सा हो गया मायोपिया क्लिनिक हॉस्पिटल्स में। साथ में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या जो गवर्नमेंट की भी एक मेजर पॉलिसी आ रही है जहाँ पर स्कूल स्क्रीनिंग एक कंपलसरी पार्ट है बच्चों के लिए। साथ में एक जो है कम्युनिटी स्क्रीनिंग करना भी जो है एक मुद्दा आ रहा है जिसमें काम चल रहा है उसमें। और हम भी चाहते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स की एसोसिएशन, हमारी एक एसोसिएशन है जिसे हम ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी बोलते हैं, AIOS, उसमें भी हमने एक ये 2030 एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें बाय 2030 तक जो है जितने भी जो है पेरिफेरी है, विलेजेस है, वहाँ पर ये दृष्टि दोष का जो है स्क्रीनिंग कर सकें सॉरी, और हो सके तो इनमें हम फ्री स्पेक्टिकल्स बांटें, क्योंकि आज देखेंगे स्क्रीनिंग करना सिंपल है। आपने देखा, उसको पता चला कि मायोपिया है, उसके बाद उनको चश्मा देना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है कि उसको एक प्रॉपर चेकअप होना ज़रूरी है, हर चश्मे का कॉस्ट पड़ता है, तो सरकार की जो जितनी भी नीतियाँ हैं उसमें पूरा कवर हो नहीं सकता है। इसलिए बड़े सारे ऐसे NGOs हैं जिनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, या ऐसे जो मिनिस्ट्री है जैसे सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उनका हेल्प हो जाए तो हम साल में जो है जो बच्चों में रिक्वायरमेंट है वो हम जो है करीब करीब जो है कहते हैं कि करोड़ों में जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये एक वन टाइम नहीं है, क्योंकि हर प्रोसेस चलता रहेगा, नंबर चेंज होता चला जाता है, उसको कैसे कवर करेंगे, तो एक चैलेंज है। लेकिन प्राइमरी चीज़ तो प्रोफाइलैक्सिस है।